नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संध्या भराड़े की कथा श्रृंखलाओं के बीच आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लघु कथा जिसका शीर्षक है टकसाल। संध्या भराड़े के सभी चरित्र बड़े ही कोमल और संवेदनशील होते हैं और उनकी सभी कहानियां सच्चाई की कलम से लिखे जीवन के भावनात्मक अनुभव है। तो आइए सुनते हैं कहानी टकसाल। बैंक से लौटने के बाद स्टार प्लस के कार्यक्रम में खो जाना मेरा एकमात्र काम है। कतर देश की राजधानी दोहा में यही एक चैनल देख सकते हैं। दूसरे चैनल देखने हो तो एक बड़ी रकम चुकाना पड़ती है। बैंक की नौकरी के बावजूद मैं वह नहीं दे सकती। यही तो कहानी है। दाना गार्डन के विला नंबर 7 में हम 2 प्राणी रहते हैं, मैं और पति श्रीधरन। बाकी 3 बेडरूम, हॉल, किचन, डाइनिंग हॉल, आगे पीछे छोटा सा बगीचा और कार पार्किंग सहित यह बड़ा सा विला भाए भाए करता मेरे अकेलेपन का एहसास करवाता रहता है। इसलिए जब तक मैं घर में होती हूँ, दूरदर्शन की आवाज मेरा साथ देती है। श्रीधरन सुबह 7 बजे कंपनी चले जाते हैं। मेरा बैंक 9:30 बजे का है, लेकिन दोनों की वापसी साथ ही शाम को 5 बजे होती है। फिर चाय नाश्ता लेकर वे टेनिस खेलने क्लब चले जाते हैं और मैं दाना गार्डन में ही रहने वाले 4-6 भारतीय परिवारों से गप्पे मारकर दूरदर्शन के सामने आसन जमा लेती हूँ। आज चाय नाश्ते के बाद क्लब जाने की तैयारी करने के बजाय श्रीधरन ने वहीं सोफे पर बैठक मार दी और कहने लगे, गायत्री, तुम कल बैंक से छुट्टी ले लो। क्यों? कल क्या है? कल तुम्हारा जन्मदिन है तो कोई बहुत बड़ी बात है? बड़ी बात क्यों नहीं है? उम्र का 50वां जन्मदिन तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखता? नहीं श्री, 50वां क्या, अब कोई जन्मदिन मेरे लिए महत्व नहीं रखता। इस दिन को महत्व देने जैसी बात ही क्या है? क्योंकि जन्म लिया है इसलिए उम्र बढ़ रही है, बस। इतनी रूखी कैसे हो गई गायत्री तुम? कहाँ सीखा है दर्शन शास्त्र? कहाँ गई मेरी वह गायत्री जो बड़ी बड़ी जरी किनारे वाली गहरे रंगों की साड़ियां पहना करती थी, जिसकी सुंदर आंखें हमेशा काजल की कोर से सजी रहती थी और बाल ढेर से रंग बिरंगे गजरों से लदे रहते थे। उन्हीं दिनों की सुगंधित यादें ही तो मुझे जीवित रख रही है श्री, अन्यथा घर बाहर रियालों की गिनती ने दम घोंट कर मार डाला होता। तुम औरतों को अपने दुखों से इतना प्रेम क्यों होता गायत्री? क्या दुख है तुम्हें? पता नहीं, बीती बातों को भुलाने के बजाय किसी भी वक्त उन्हीं को लेकर दुख के रोने बैठ जाती हो। एकदम सही है श्री तुम्हारी बात। हम सुख को भी दुख समझ लेते हैं। यह शायद पुरुष के लिए जो सुख होता है, स्त्री उसे दुख समझती है। अब यही देखो ना, तुम्हारी दृष्टि में कंपनी से मिला है इतना बड़ा विला, रियालों की गड्डी दिलवाने वाली मेरी बैंक की नौकरी, तुम्हारी टोयोटा कार, बैंक से लिए गए लोन पर खरीदी मेरी रेनॉल्ट कार, तुम्हारे लिए यह सब सुख की परिसीमा है। जबकि रामायण महाभारत से लेकर आज तक हम औरतों को कोई जुए में हारे या भरी सभा में साड़ी खींचे, हमें तैयार रहना चाहिए जिससे पुरुषों को धर्मराज और मर्यादा पुरुषोत्तम के खिताब मिल सके। बहुत कड़वाहट आ गई तुम में। मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाया था। सुबह सिटी सेंटर जाएंगे, ढेर सी शॉपिंग करेंगे, शाम को रामदा 5 स्टार में दोस्तों को पार्टी देंगे। तुमने कल का कार्यक्रम तो चौपट किया ही, मेरी आज की शाम भी कसैली कर दी। तुमको जो करना हो करो, मैं तो जा रहा हूँ अब, कहकर पैर पटकते हुए श्री गुस्से में भरे क्लब चले गए। जो गुस्सा श्री को क्लब और दोस्त के यहाँ ले जाता रहा, वही गुस्सा मुझे आज से 40 वर्ष पहले कुछ टाइम ले गया। जाते जाते श्रीधरन ने मेरे हाथ में मेरी ही 50 वर्षीय उम्र की पोटली थमा दी थी, जिसमें कुछ सुनहरा, कुछ रुपहला और बहुत कुछ अंधेरा बंधा था। कोट्टायम का वह नारियल के पेड़ों से घिरा मकान, अप्पा, अम्मा, कमला दी, जया दी और छोटा सुंदरम, सब याद है। 10 वर्ष की उम्र का यह चित्र स्पष्ट है। जया दी बताती थी कि मेरे जन्म पर अम्मा अप्पा दोनों नाराज थे। तीसरी लड़की होने का अर्थ 50-60 तोले सोने की व्यवस्था और शादी का खर्च। लेकिन 2 वर्षों के बाद जब सुंदरम हुआ तो उनकी नाराजगी दूर हो गई कि चलो, यह पीठ पीछे बेटा लेकर ही आई है। हम चारों बहन भाई पढ़ते रहे, बड़े होते रहे। एक बात जरूर थी, हम भाई बहन जन्मजात विद्यार्जन का उपहार लेकर आए थे। इसीलिए कमला चेची दीदी से लेकर छोटे सुंदरम तक कक्षा में हमारी प्रथम पोजीशन सुरक्षित रहती थी।
सबको स्कॉलरशिप मिलती थी, इसलिए अप्पा सबको MA MSc तक पढ़ा पाए। सुंदरम तो गोल्ड मेडलिस्ट था, यही कारण था कि उसे बढ़िया सर्विस मिली और हम दोनों के विवाह में अप्पा को सोना देने में रियायत मिल गई। साधारण नौकरी थोड़ी सी जमीन की पूंजी पर अप्पा ने हम दोनों के विवाह तो कर दिए, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए सुंदरम की अमेरिका यात्रा का भार उनके लिए भारी पड़ रहा था। ले देकर पुरखों का मकान बचा था, उसी को बेचने का फैसला अप्पा ने लिया था। लेकिन उन्हीं दिनों श्रीधरन को कंपनी ने कतर भेजा 3 वर्षों के लिए। 3 महीनों में ही दोहा का रहन सहन, वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति का श्रीधरन ने पूरा अभ्यास कर मुझे भी वहां बुला लिया। यहाँ आने के बाद मेरी शिक्षा के सर्टिफिकेट और बैंक ऑफ केरला की नौकरी का अनुभव दोनों काम आए और मेरी बैंक में सर्विस लग गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब सुंदरम की विदेश यात्रा का बोझ अप्पा के बूढ़े कंधे नहीं उठाएंगे। उसकी गायत्री दीदी इतनी सक्षम हो गई है जो बिना श्रीधरन के सहारे भाई के लिए कुछ कर सकेगी। मेरी यह खुशी, यह आत्माभिमान सिर्फ तभी तक बना रहा जब तक श्रीधरन के पापा का पत्र हमें नहीं मिला। उस पत्र वाले दिन से आज तक पैर ऐसे जमीन में गड़े हैं कि चाह कर भी ऊपर नहीं उठ पा रही हूँ। पत्र में लिखा था, प्रिय श्री, तुम्हारी बहन पद्मजा का विवाह तय हो गया। लड़के वाले 60 तोले सोने पर राजी हो गए। फिर तुम तो बड़े भाई हो, गल्फ में नौकरी कर रहे हो। 60 तोले सोने की व्यवस्था तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं। यह सही है कि अरब देशों में वेतन के रूप में मोटी रकम हाथ में आती है। यह भी सही है कि यहाँ हम दोनों की नौकरी उच्च पदाधिकारी के रूप में। फिर भी 60 तोला सोना यहाँ खजूरों के पेड़ पर नहीं उगता। यह बात मैं श्रीधरन के अम्मा अप्पा को कभी समझा नहीं सकी। फिर वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। पाई पाई बचाकर स्वयं के विदेशी रहन सहन, मौज मस्ती को एक तरफ रखकर पद्मजा के विवाह की तैयारी की। श्रीधरन के पापा ने खूब वाहवाही लूटी शानदार शादी के लिए, लेकिन ये खुशियां मेरी इच्छाओं को मारकर श्रीधरन ने खरीदी थी। इसका हिसाब मेरे पास सुरक्षित था, वैष्णवी के रूप में। वैष्णवी मेरी बच्ची, जिसके आगमन की सूचना पद्मजा के विवाह में ही मिल गई थी। कितने अच्छे थे वे दिन। अपना ही अपने में बढ़ने का एहसास, फिर धीरे धीरे अंदर बढ़ती हलचल। मैं खूब बातें किया करती थी इस विश्वास के साथ कि मुझे लड़की ही होगी। पूरे 9 महीने में खुश थी। नमकीन और चटपटी चीजें बहुत खाती थी। उन दिनों अम्मा यहाँ आई थी, एक से एक नमकीनों और मिठाइयाँ मेरे लिए बनाया करती थी। और फिर सुबह सुबह आया वह क्षण, एक तरफ जहाँ जानलेवा दर्द परेशान कर रहा था, तो दूसरी ओर स्वयं की प्रतिकृति से मिलने की उत्सुकता भी थी। जितनी जोरों से मेरी चीख निकली, उतना ही जोरदार तार सप्तक में रोने की आवाज आई। उसी आवाज ने मुझे माँ बनने की सूचना दी। वैष्णवी को पाकर मैं सारी दुनिया को भूल गई। यहाँ तक कि नौकरी, बैंक, सब उसकी किलकारी में कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। श्रीधरन के घर वालों को मेरी खुशियों से क्या बैर है, समझ में नहीं आता। वैष्णवी की बाल लीलाओं में खोकर मैंने फैसला कर लिया था कि नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। दोपहर में इस्तीफा लिख लिया। बस शाम को जैसे श्रीधरन कंपनी से लौटेंगे, उन्हें कहूंगी कि कल बैंक जाकर मैनेजर को दे आए। शाम को जैसे श्री की कार पोर्च में रुकी, वैष्णवी के साथ मैंने हंसकर स्वागत किया। चाय नाश्ते के साथ इस्तीफे की अर्जी उनके हाथ में थमा दी। पढ़कर ऐसे चीख उठे श्री, जैसे उनका हाथ बिजली के नंगे तारों को छू गया हो। क्या हुआ श्री, इसमें ऐसे चीखने वाली क्या बात है? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दोगी? हाँ, क्या हुआ? तुम अच्छा कमा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि दिन भर अपनी बच्ची के साथ रहूं, खेलूं, स्वयं के बचपन को बड़ा होते देखूं। माँ हूँ, क्या अपनी बच्ची के साथ रहने का अधिकार भी नहीं है मुझे? क्यों नहीं है, तुम्हें पूरा अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम लगी लगाए अच्छी नौकरी छोड़ दो। बच्ची मेरी भी है, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। क्या मैं भी नौकरी छोड़कर बैठ जाऊं? तुम क्या कहना चाहते हो श्री, साफ साफ बताओ। ऐसी तुलना तो तुमने पहले कभी नहीं की थी। बात तुलना की नहीं है गायत्री, बात जिम्मेदारी की है। आज ही पापा का पत्र आया है, वे अगले माह रिटायर हो रहे हैं। अभी वनजा और शुभलक्ष्मी दोनों की शादी भी करना है। कैसे होगा सब? मैं भूल गई थी श्री कि मेरा विवाह सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारे परिवार से हुआ है। मैं कार की चाबी लेकर अच्छा सा क्रैश देखने निकल पड़ी। उस दिन की बात पल्ले से बांध ली कि अब मन भावना सब बैंक के लॉकर में रख कर जीना होता है। जिस तरह मेरे लॉकर की एक चाबी बैंक के क्लर्क के पास होती, उसी तरह मेरे एक लॉकर की दूसरी चाबी श्रीधरन के हाथ में, जो कभी नहीं मिलेगी। पत्थर बन जा गायत्री, भवकता तुझे ले डूबेगी। वनजा मेरी दूसरी ननद की शादी तय हो गई थी।
लड़के वालों ने सिर्फ 60 तोला सोना और छोटी सी मारुति कार मांगी थी। न देने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। भाई गल्फ में हो और भाभी भी नौकरी कर रही हो तो लेने वाले और देने वाले दोनों उदारता बरतते हैं। आज सुबह उठी तो देखा श्री सुध बुध खोए सो रहे। आज छुट्टी ले रखी इसलिए आराम से सो रहे, अन्यथा रोज सुबह तो 6 बजे बिना अलार्म के ही उठ जाते। क्या करूं? और 2-3 मिनट में मैंने निर्णय ले डाला। बैंक की नौकरी ने एक बात अच्छी सिखा दी है, तुरंत निर्णय लेने की। बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाती, इसलिए बजाय श्री को जगाने के कागज और कलम लेकर बैठ गई। अधमुंदी आंखों से श्रीधरन ने घड़ी देखी। सुबह के 9 बज रहे थे। अरे बाप रे, कितनी देर तक सोता रहा। फिर याद आया, रात का हैंगओवर और गायत्री की याद आते ही चादर फेंक कर उठ खड़ा हुआ और गायत्री गायत्री आवाज देते हुए श्री ऊपर के दोनों बेडरूम में झांक आया। नीचे हॉल, किचन, यहाँ तक कि सर्वेंट क्वार्टर में भी देख लिया। गायत्री का कहीं आता पता नहीं। कहाँ गई होगी? आज कितना अच्छा कार्यक्रम तैयार किया था उसने। रात को ही गजरा, बुके और कांजीवरम की रानी कलर की साड़ी लाकर रख दी थी। बुके और साड़ी की याद आते श्रीधरन फिर बेडरूम में गया। देखा बुके फ्लावर पॉट में सजा है और फ्लावर पॉट के नीचे कागज दबा है। कागज निकाल कर देखा तो वो गायत्री का पत्र था। प्रिय श्रीधरन, सुबह उठकर चाहती थी आज के दिन की शुरुआत तुम्हारे पैर छूकर करूं। 22 वर्ष कतर में रहने के बाद भी भारतीयता जस की तस है। फिर देखा तुम गहरी नींद में सो रहे हो और सोए हुए व्यक्ति के पैर नहीं छुआ करते। पास ही मेज पर सुंदर सा बुके, एक साड़ी और फूलमाला जिसे तुमने गजरा समझकर खरीदा होगा, रखी थी। बुके फ्लावर पॉट में सजाई हूँ और साड़ी शाम को पहनूंगी। नाश्ता टेबल पर रख कर आई हूँ, कर लेना। तुम मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मैं तो बैंक जा रही हूँ। श्री, 50 वर्ष की उम्र ने और 27 वर्ष की बैंक की नौकरी ने मुझे यह सीख दी है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान कोई चीज है तो वह है समय। सुख, दुख, उत्साह, सब बातें मन से स्वीकारने का एक समय होता है। जब वही समय हाथ से निकल जाए तो सब बेमानी हो जाता है। यही बात आज के जन्मदिन पर भी लागू होती। अब वह बच्चों वाली ललक तो रही नहीं कि हाथ में हाथ डालकर हम लहराते फिरे। रुपया, पैसा, गाड़ियां सब मिल जाता है श्री, लेकिन वह समय नहीं मिलता जो हमारी उम्र के उमंग भरे दिन वापस ला दे। वनजा की शादी के लिए कर्ज की पूरी किस्तें चुकाई नहीं थी कि शुभ लक्ष्मी का विवाह निश्चित हो गया। भाई भाभी रुपया भेजने में सक्षम है जानकर मांगने वाले और देने वाले दोनों को संकोच होने का कोई कारण नहीं था। अब्बा ने लिखा था कि लड़के वाले 80 तोला सोना और मारुति मांग रहे और मैंने हाँ कर दी। तुम्हारी पत्नी होने के कारण, तुम्हारी बहनों की भाभी होने के कारण मुझे मूल्य चुकाना ही था, चुका दिया। शुभ लक्ष्मी की शादी भी धूमधाम से हो गई। वैष्णवी पूरे 5 वर्ष की हो गई थी। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन बहुत कम समय मिलता था। वह क्रैश में खुश नहीं थी। सोचा अब तुम्हारे पापा और मम्मा जिम्मेदारी से मुक्त हो गए तो यहाँ कतर में हमारे पास आकर रहेंगे। वैष्णवी को क्रैश में नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए विवाह कर लौटते समय मैंने प्रस्ताव रखा कि अब आप लोग हमारे साथ ही रहे तो अच्छा रहेगा। उत्तर मिला, हम हमारा घर बार छोड़कर कैसे आ सकते हैं इतनी दूर? फिर तीनों लड़कियां भी यहीं दिए। हाँ, तुम वैष्णवी को यहाँ हमारे पास रख दो, वहाँ क्रैश में रहती है। वहाँ पराई औरत क्या देखभाल करती होगी। हम उसे ऐसे प्यार से बड़ा करेंगे कि वह तुम्हारी याद भी नहीं करेगी। अपने पापा और अम्मा के इस प्रस्ताव पर तुम श्री ऐसे रिझे कि तत्काल वैष्णवी को कोट्टे में रखने का फैसला ले लिया। उस दिन पहली बार मैंने रिश्तों को लेकर नए सिरे से सोचा। तुम्हारे अप्पा अम्मा क्या है, तुम क्या हो, जिन्हें कहीं मेरा ध्यान नहीं। मैं सोच रही हूँ मैं क्या हूँ। वैष्णवी को मेरी याद ना आए इसकी जिम्मेदारी लेने वाले यह नहीं सोच पाए कि मुझे वैष्णवी की याद आएगी, उसका क्या? कि मैं उनकी दृष्टि में औरत ही नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ, फिर क्या हूँ मैं? और इस प्रश्न का उत्तर भी मिला। 50वां ही नहीं, कोई भी जन्मदिन क्यों ना, वह मनाने के लिए मनुष्य होना केवल आवश्यक नहीं है श्री, उसकी संवेदनशीलता जीवित होना आवश्यक है। और मेरी संवेदनशीलता तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी वैष्णवी को तुम लोगों ने मुझसे दूर कर दिया। अब मैं पूरे साल भर मरी हुई चेतना शून्य होती हूँ। सिर्फ एक दिन मुझ में उत्साह होता है, उमंग से भर जाती हूँ, वैष्णवी के जन्मदिन वाले दिन। बाकी दिन तो रियाल छापने की मशीन हूँ, छन छन दिरम बरसाने वाली टकसाल हूँ और टकसालों के जन्मदिन नहीं मनाए जाते। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती। मित्रों, आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं।
कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।